हेलो दोस्तों, अगर आप कस्टम ब्रोकर एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको टिप्स देंगे और आपको एक नई किताब से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो खास कस्टम्स ब्रोकर एग्जामिनेशन के लिए ही लिखी गई है। ये इस किताब का सेकंड एडिशन है जो फर्स्ट एडिशन के बाद में आया है, जिससे बहुत लोगों को सक्सेस मिली है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके अंदर आपके लिए क्या क्या चीज़ें एडवांटेज पे होंगी। पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में आप ये देखिए कि जो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर आप एमबीए भी हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, एलएलबी की डिग्री भी आपके पास में हो सकती है। उसके साथ में किसी भी तरीके का कोई कस्टम एक्सपीरियंस की प्रेफरेंस नहीं है। तो इसका माने ये हुआ कि आपकी बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो सारे कैंडिडेट्स को इक्वल चांस है। दैट इज ए वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट, आप इसका सिलेबस का स्कोप देखिए। ये सिलेबस जो है ये बहुत वेल डिफाइंड है। इट इज़ नॉट जनरलाइज्ड, ये ओपन एंडेड नहीं है जिस तरीके से कंपटीशन एग्जामिनेशंस का होता है। सिलेबस पूरा स्पेसिफिक है, जैसे रेगुलेशन 6(7) ऑफ CBLR रेगुलेशन 2018 में स्पेसिफाइड है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रेटेजी को एक गोल ओरिएंटेड तरीके से फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको यही नहीं पता हो कि हमें कितना पढ़ना है। एक्ट्स, प्रोविजंस वो सब स्पेसिफाइड हैं, आपने इस उन्हीं को अपने प्रिपरेशन के दायरे में रखना है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आते हैं कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है और क्यों करता है। ये कस्टम अथॉरिटीज इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती हैं और उसमें उन अपने लिए फ़ायदे के लिए वो इस चीज़ को देखना चाहती हैं, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना चाहती हैं जो एज एन इंटरमीडियरी काम करें बिटवीन इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड कस्टम अथॉरिटीज़, ताकि उनके गुड्स क्लियर कराएं जो कस्टम प्रोविजंस हैं उनके अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कैंडिडेट्स को लेना चाहती हैं जो कस्टम प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करें। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स को कैंडिडेट्स को लेना चाहती हैं। ये एग्जामिनेशन मेमोराइजेशन के लिए नहीं है कि आप प्रोविजंस को सिर्फ एक रट्टा मार के आप उसको काम करें। इट इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड, वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। और इसको जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी प्रोविजन पढ़ें तो उसके अंदर 4-5 बातों का बहुत ध्यान रखें ताकि आप उसको एक इम्प्लीमेंटेशन दायरे में फिक्स कर सकें। उसके लिए आप जब प्रोविजन पढ़ें या पॉलिसी मैटर पढ़ें तो उसके पूछें कि ये है क्या, व्हाट इज दैट इज बीइंग आस्क्ड अंडर दैट प्रोविजन, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है। उसके बाद में नेक्स्ट आप ये देखें कि भाई उस एक्टिविटी के लिए व्हाई, व्हाट इज द पर्पस। मान लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये इंपोर्ट हो रहा है तो उसके अंदर कौन से सेक्शन के अंदर कितनी ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी को ढूंढना के लिए एक उन्होंने शेड्यूल्स बनाए हुए हैं। वो शेड्यूल्स पढ़ने के वो एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, और उस पर्पस इसका उस एक्टिविटी का ये होगा कि आपको ड्यूटी डिटरमिन करनी है जो उस गुड्स पे लगेगी। अगली बात जो है वो ये है कि कस्टम्स प्रोविजन जितने भी हैं उसके अंदर कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है और किस जगह वो इम्प्लीमेंट होनी है। क्या वो पोर्ट्स के ऊपर होनी है, क्या वो कस्टम्स हाउस के ऊपर होनी है, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंपोर्टर के फैक्ट्री प्रीमाइसिस में होनी है, या अगर कोई आप रेमिडियल एक्शन है तो क्या वो सेटलमेंट कमीशन की जगह होनी है या किसी और एपेलेट फॉर्म में होनी है। तो व्हाट, व्हाई, वेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसमें आ जाता है कि किस शेड्यूल में होनी है, कितने टाइम पे होनी है। कस्टम्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्रीडोमिनेटली टाइम बाउंड है, सो द व्हेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली वो एक्टिविटी किस प्रोविजन में हो रही है, किस चैप्टर में हो रही है या किस सेक्शन में हो रहे हैं। सो जब भी आप अपनी किसी भी प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका व्हाट, व्हाई, वेयर
व्हेन एंड विच, इन्हीं 5 एक्टिविटीज के अंदर यूजुअली कस्टम्स फॉर्मेट होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को आंसर करेंगे किसी भी प्रोविजन के लिए, तो वो आपको मेमोरी करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, जो आपको कस्टम एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट आप इसको ये देखिए कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है वो करती है एजेंसी कॉल्ड नेसिन, जो एक वो कस्टम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब आप किसी को ट्रेन करते हैं तो वो ये चाहेंगे कि आप उनको लेटेस्ट प्रोविजंस उनको सिखाएं। और चूंकि नेसिन के एग्जामिनर्स ही इसकी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर उनका क्वेश्चंस का बहुत फोकस रहेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी के अंदर यू मस्ट फोकस ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, नोटिफिकेशंस जो लेटेस्ट हैं उनके ऊपर, लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस जो आई हैं या प्रोसीजर में जो चेंजेस आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चंस में काफ़ी दिखाई देता है, वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस जो आजकल के टाइम पे कस्टम्स प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो रही हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी प्रोविजन पढ़ें तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या इम्प्लीमेंट होंगे उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ें, क्योंकि वो आपने उस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट भी करना है। वो इम्प्लीमेंट जो है वो किस रूल के अंडर होगा और वो कैसे होगा, वो रेगुलेशंस में गवर्न होता है। सो इसलिए जब भी आप सिलेबस को कवर करें, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप स्पेसिफिक प्रोविजन को पढ़ें, कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स और उस रेगुलेशन जो उसके लिए एप्लीकेबल है। उसके साथ में हैंडबुक ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो डिटेल कर देती है प्रोसीजर्स एंड स्कीम्स ऑफ कस्टम प्रोविजंस। ये है एचबीपी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में सारे प्रोसीजर्स और स्कीम्स के बारे में डिटेल पता चलेगा और उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में कस्टम्स सिलेबस गवर्न करता है एलाइड एक्ट्स को। एक लिस्ट ऑफ एलाइड एक्ट्स कस्टम्स वेबसाइट पे दे रखी है, आप उसको देखिए। मगर चूंकि हर एक एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, तो कम से कम आप जो कस्टम रिलेटेड पार्ट ऑफ दैट एलाइड एक्ट है कि वो कस्टम्स के संदर्भ में कैसे इंप्लीमेंट होगा, उस पर जरूर फोकस करिए। अगली चीज हमें ये देखनी है, ये जब हम नेचर ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख लिया है, तो हमें अपने को स्ट्रेटेजाइज करना है कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न को समझें। वो एग्जामिनेशन 3 घंटे का है, 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं। 3 मार्क आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे, नेगेटिव मार्क मिलेगा इनकरेक्ट का, और पासिंग के लिए आपको 270 मार्क लेने हैं। इसका माने ये हुआ कि आपको 90 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। इसके लिए हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दें। इसका मतलब ये हुआ कि 150 मिनट 150 क्वेश्चन के हो जाएंगे। बाकी के रिमेनिंग 30 मिनट्स आप रिवीजन थिंकिंग के लिए, और जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं उनको अटेम्प्ट करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें, बी काम, और प्रायोरिटाइज करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस शुरू के अंदर वही आंसर करें जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, और जो जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन है या आपको आता नहीं है, वो क्वेश्चंस आप बाद के लिए छोड़ दें। ऑल्सो आप ये देखिए कि हमेशा ये बताया जाता है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि 150 क्वेश्चन को शुरू में पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, और चूंकि आप टाइम स्ट्रेस्ड होंगे, तो इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस के बैच में पढ़ें। आप उन्हें पढ़ने के बाद में आंसर करें, और उस करने के बाद में आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का बैच ले लें। इससे आपको काफ़ी टाइम की सेविंग होगी। अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गई आपकी, मगर आप क्वेश्चंस को समझ के पढ़ें। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आपको लगेगा कि भाई ये इमीडिएटली आता है, आप अर्जेंटली कर देंगे, मगर उसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस भी कई बार कर लेते हैं, वो सीधा सीधा आंसर नहीं चाहते हैं आपसे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जिसमें भी आपको लगता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उसको दोबारा पढ़ें ताकि उसकी एसेंस को आप ग्रैब करें। और इसी के साथ में ये जरूरी बात है कि आप ट्रिक क्वेश्चंस, खासकर जिसके अंदर फॉल्स या नॉट ट्रू के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं,
उनको आप कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें और तभी उसको समझने के बाद में कि वो पूछ क्या रहा है वो अटेम्प्ट करें, वरना जानते हुए भी आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप जानते हुए उसको इम्प्लीमेंट भी अपने जो है संयम को रख के करें। अगली बात तो हम आपको ये कहेंगे कि भाई डू नॉट ट्राई टू चीट, इट इज ए वेस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम, क्योंकि जो आपके साथ में है जिससे भी आप शायद चीट भी करना चाहते हो वो भी बहुत टाइम प्रेशर में है और आपको पता नहीं कि उसका सही है या गलत है आंसर, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो आपको ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अगली बात यह है कि आप जो है बीच में ब्रेक ना लें, ना पानी के लिए ना किसी के लिए। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है तो वी वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ ब्रेक आप अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट का रेस्ट भले ही ले लें, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम की भी बचत होगी और जो आपका थॉट प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लास्ट में आप टेक टाइम आउट टू रिवाइज। जब आप रिवाइज करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी मन करेगा कि आप जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं उनको आर्बिट्ररीली अटेम्प्ट कर लें। यूजुअली देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे गलतियां लास्ट के 15-20 मिनट में ही करते हैं, जब वो एनी शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए या अपने रिस्क को कवर करने के लिए जो है जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं उनको आर्बिट्ररीली मार्क कर देते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि आप पास भी वैसे हो रहे होते हैं, मगर चूंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो आप पास की जगह फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपको 270 मिनिमम चाहिए और अगर आपके 269 आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ बेटर टू हैव कंट्रोल सो दैट अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजिकली उनको अटेम्प्ट करें। और वो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर आपको चार ऑप्शंस में से कुछ नहीं आता है आप उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन में से 4 में से एक ऑप्शन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, और इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस आर्बिट्रली मार्क किए हुए वो ठीक होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 6% हो जाती है, और उसके अलावा गलत तो वो होंगे ही, आपको -2 मार्क्स भी मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मगर कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू फील कि भाई आपका कोर्स 270 मार्क्स का नहीं बन रहा है, तो उसके अंदर आप मोटिवेटेड होंगे कि भाई किसी तरीके से कवर करें, तो उसके अंदर आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसके अंदर कम से कम 2 ऑप्शंस को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 आपके पास में ऑप्शंस रह जाएंगी, तो अगर उसमें से आर्बिट्रली आपने एक भी चूज की तो चूंकि आपकी प्रोबेबिलिटी 50% तो कम से कम रहेगी, तो वो जो है वो एक लॉजिकल और एक सेंसिबल स्टेप होगा बनिस्बत आर्बिट्रली मार्क करने के। सो अगेन आर्बिट्रली मत मार्क करिए, एक एजुकेटेड गेस क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करिए ताकि आपका चांसेस बढ़े। और इसके लिए जैसा हमने आपको कहा कि हम आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको एक रेडी रेकनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये किताब है कस्टम ब्रोकर एग्जामिनेशन ए रेडी रेकनर विद कस्टम एक्ट प्रोसीजर। ये 2nd एडिशन है, जो 1st एडिशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसने काफ़ी लोगों को सक्सेस दिलाई है। इसके अंदर ये बुक जो है दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजोन, और इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर सारा सिलेबस जो है वो इस तरीके से, ये बुक इस तरीके से डिजाइन की है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड और रेफरेंस कवरिंग दी टोटल CBLR सिलेबस को कवर कर रही है, और इंक्लूडिंग जो सिग्निफिकेंट एलाइड एक्ट्स हैं। ये एक बड़ी आसान भाषा में और अंडरस्टैंडिंग ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। जो 1st एडिशन था उसका फीडबैक भी उसमें से लेते हुए इस बुक को बहुत अग्रिम तरीके से लिखा गया है। इस किताब की बात यह है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो हर एक टॉपिक के की पॉइंट्स को कवर करता है, मगर उसके साथ में ही उसी टॉपिक में जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं उनको डिस्टिंक्टली हाईलाइट किया गया है। ये किताब आपको कैसे मदद कर सकती है? पहले ये आपके लिए 1 स्टेप गाइड है जो CBLR सिलेबस को करती है कवर, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट एलाइड एक्ट्स,
और आप इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल सकती है। इट इज़ रिटन इन ए वेरी आसान और अंडरस्टैंडिंग वे में लिखी गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी यूएसपी ये है कि ये किसी भी टॉपिक के सिग्निफिकेंट पार्ट्स को हाईलाइट करती है और उसके उसी टॉपिक में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको बोल्ड तरीके से हाईलाइट करती है, ताकि आप उसी टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर सकें। ये किताब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के रूप में जो है मदद करेगी, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए जो है आपको असिस्ट कर सके। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी टिप्स और आपको जो रेडी रेकनर है, आप इनकी मदद से जो है आपको इसके अंदर काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपने एग्जामिनेशन में सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर टाइम। थैंक यू।